ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मंत्रिपरिषद के उनके साथी श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दीपक जोशी जी, श्रीमान बाबूलाल जी जैन, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद रघुनंदन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए भाइयों और बहनों, मैं आदरणीय शिवराज जी का बहुत आभारी हूं, मध्य प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूं कि राज्य के इस महत्वपूर्ण प्रकल्प में शरीक होने का मुझे अवसर दिया। कल तक मध्य प्रदेश की जब भी बात आती थी तो एक बीमारू राज्य के रूप में आती थी। मध्य प्रदेश का नागरिक भी कहीं बाहर जाता था तो आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर पाता था, तो संकोच अनुभव करता था। लेकिन शिवराज जी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में भी मध्य प्रदेश की शकल सूरत बदल दी है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला है और एक प्रकार से मध्य प्रदेश ने देश की बहुत बड़ी सेवा की और इसलिए शिवराज जी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। कल उन्होंने नर्मदा को छिपरा से जोड़ दिया। एक पानीदार मुख्यमंत्री कैसा काम कर सकता है उसका उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। आज उन्होंने धरती को अंबर से जोड़ करके सौर ऊर्जा का, इस सौर ऊर्जा का काम ये सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, ये उनका हिंदुस्तान को अनमोल नजारा है और इसलिए श्रीमान शिवराज जी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज देश अनेक संकटों से गुजर रहा है। अब यहां जितने हमारे पुराने साथी मिले तो मेरे कान में कोई चीज डाल रहे थे। कोई किसान के फसल बीमा की चिंता कर रहा था, कोई ओपीएम के खेडूतों की चिंता चर्चा कर रहा था। यहाँ कोई समस्या है क्या? वहां सुनाई नहीं देता है भाई इस तरह। मेरी आवाज आपको पहुंचे या न पहुंचे, वक्त का तकाजा है कि आपकी आवाज मेरे पास पहुंचनी चाहिए। हाँ पहुंच गए, आपका प्यार पहुंच गया। कोई मेरे कान में फसल बीमा योजना की चिंता जताता था आकर के, कोई ओपीएम की खेती के कारण
दिल्ली सरकार के जो रवैये हैं उससे हमारा किसान कितना परेशान हो रहा है उसकी बात कर रहा था। कोई बीएसएफ के जवान अपनी कठिनाई के लिए ज्ञापन भेज रहे हैं। लगता ऐसा है कि सबने मान लिया है कि अब आगे काम किसको करना है। और जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। देश ने इतने प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद, इतना सामर्थ्यवान देश, इतने ऊर्जावान नौजवान होने के बावजूद भी 21वीं सदी में जिस तेज गति से हिंदुस्तान को उड़ना था, दौड़ना था, इस दशक में देश लुढ़क गया। अकेले ऊर्जा क्षेत्र को देखें भाइयों बहनों, देश में एक तरफ अंधेरा है, दूसरी तरफ 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और कारण क्या? आपके घर में गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, नमक हो, मिर्ची हो, मिट्टी का तेल हो, सब हो, लेकिन जलाने के लिए दियासली न हो और इसके कारण पूरा घर भूखा मरता रहे, ऐसी कभी कल्पना की है आपने? ये दिल्ली सरकार का कारोबार है सर। बिजली के कारखाने हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिजली की खपत है, बिजली की जरूरत है, देश में अंधेरा है, लेकिन बिजली नहीं है। क्यों? बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला चाहिए वो कोयला उपलब्ध नहीं है। कोयला क्यों उपलब्ध नहीं है? तो कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, कभी भ्रष्टाचार की सीमाओं पार कर जाने के कारण, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के कारण सारा का सारा कारोबार ठप पड़ा। अगर हमें देश में औद्योगिक विकास करना है तो ऊर्जा उसकी एक प्रमुख प्राथमिक आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पहलू ऊर्जा, उसके प्रति अगर इतनी उदासीनता बरती जाएगी तो न कारखाने लगेंगे, न नौजवान को रोजगार मिलेगा और न ही भारत के विकास के सपने पूरे हो सकते हैं। भाइयों बहनों, डॉलर की तुलना में हमारा रुपया लुढ़कता चला जाएगा और इतिहास में कभी इतना नीचे नहीं गया, इतना हमारा रुपये की कीमत नीचे गई। करंट अकाउंट डेफिसिट समस्या का कारण बन गई। क्यों? तो एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट बढ़ा तो किस चीज का बढ़ा? भाइयों बहनों, कोयले का इंपोर्ट बढ़ गया, कोयले का इंपोर्ट बढ़ गया और देश पर इतना बड़ा बोझ आकर के गिर। कोयले की खदानें हैं, हमारे पास कोयला है, भारत के पास कोयला रिजर्व में कोई कमी नहीं है, लेकिन
दिल्ली सरकार में दम नहीं है। और उसी का नतीजा है भारत को आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान अगर बनाना है तो एनर्जी के क्षेत्र में हमें स्वावलंबी होने की दिशा में एक रणनीति तय करनी होगी, योजना बनानी होगी, एक मिशन मोड पे काम करना होगा। भाइयों बहनों, आज के युग में पावर सेक्टर का महत्व बहुत बढ़ गया। पावर एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन पावर की तरफ देखने में अंतर है। हम जिस परंपरा में पले बढ़े हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या शिवराज जी हो, हम जब इस ऊर्जा के क्षेत्र को, पावर सेक्टर को देखते हैं तो हमारा कमिटमेंट होता है पावर टू एम्पावर पीपल। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोग, उनके लिए पावर की परिभाषा अलग है। उनके लिए तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, उनके लिए पावर करप्शन का स्रोत बन गया है। हमारे लिए पावर सामान्य मानव को एम्पावर करने का एक साधन बन गया। ये सोच में अंतर है। भारत जैसा देश अगर डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं करते हैं, विकास और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं, तो विकास हमारे लिए भी संकट बन सकता है। और एनवायरमेंट फ्रेंडली विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा का उत्पादन। श्रीमान शिवराज जी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के न सिर्फ बिजली के क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन उन्होंने हमारी भावी पीढ़ियों की रक्षा का भी आज शिलान्यास किया है। हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, उनको ये प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार मिले, उनके लिए पानी बचे, उनके लिए अच्छी हवा बचे, उनके लिए पेड़ पौधे बचे, उनके लिए प्राणवायु बचे। आने वाली पीढ़ियों की चिंता करने वाला व्यक्ति ही देश और दुनिया में अपनी याद छोड़ करके जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं, कल का और आज का शिवराज जी के दोनों इनिशिएटिव वो सिर्फ आज के मध्य प्रदेश का भला करेंगे ऐसा नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों का भी भला करने वाला काम, इतना महान काम आपने किया। और इसकी तुलना उस हद में होनी चाहिए, इसकी तुलना इस बात में नहीं होनी चाहिए कि कितने घरों में लट्टू जलेगा और कितने घर गांव में बिजली के खंभे पर लट्टू जलेगा। इतना सीमित हेतु से इस महान काम को नहीं देखा जा सकता। भाइयों बहनों, हमारे देश अगर पूरे देश का चित्र को जरा सामने ले तो परमात्मा ने कितनी उत्तम व्यवस्था हमारे लिए की है। लेकिन दुर्भाग्य से 60 साल तक शासकों ने न कभी हमारी सामर्थ्य को जानने की कोशिश की है, न इस सामर्थ्य को विकास के लिए काम में लाने की चिंता की। हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, जहां पहाड़ हैं, जहां ज्यादा बारिश है, वहां बहुत बड़ी मात्रा में पानी है। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये हिंदुस्तान का पूर्वी पट एक प्रकार से स्वर्ग भूमि है।
ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि पश्चिम की तरफ चले जाए और हिंदुस्तान के नीचे की तरफ चले जाए तो हमारा समुद्र तट विंड एनर्जी के लिए, पवन ऊर्जा के लिए एक उत्तम ईश्वर की सौगात है। और हिंदुस्तान के प्लेन इलाके में चले जाएं, गुजरात और राजस्थान की मरुभूमि में चले जाएं, तो वहां पर ईश्वर ने सौर ऊर्जा के लिए हमें बहुत बड़ी प्राकृतिक सौगात दी है। अगर भारत के नीति निर्धारकों ने हिंदुस्तान के इन 3 प्रमुख हिस्सों को उसकी उस ऊर्जावान बाबतों को ध्यान में रख करके ऊर्जा संबंधित अगर नीतियां बनाई होती तो शायद न हिंदुस्तान को कहीं से कोयला निकालना पड़ता, न ही हिंदुस्तान को कभी गैस और पेट्रोलियम सेक्टर का इतना इंपोर्ट करना पड़ता, और न ही भारत को कभी अंधेरे में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। आइए बहना, ये सूरज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद तपने लगा क्या? पहले तपता था नहीं तपता था? पहले सूरज निकलता था नहीं निकलता था? लेकिन पुरानी सरकारों को समझ नहीं आया सूरज का उपयोग हो सकता है। शिवराज जी को समझ आया ये तपता सूरज ही मेरे नौजवानों के भाग्य को तपा सकता है। ये नर्मदा पहले भी बह रही थी, क्षिप्रा पहले भी सूखी पड़ी थी, लेकिन कोई शिवराज चाहिए जिसको नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ने का मन कर जाए, तभी तो बदलाव आता है। और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। मध्य प्रदेश ने कृषि क्रांति करके पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है और पूरे देश के किसानों को एक नई प्रेरणा दी है। एक समय था कृषि विकास की जब भी बात आती थी तो गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, इन्हीं पट की चिंता उसी इलाके के किसानों का नाम आता था। पंजाब हरियाणा के किसानों का नाम याद आता था। पहली बार हिंदुस्तान के कृषि विकास में 3 उन राज्यों का नाम आया है जो कभी कृषि के क्षेत्र में नाम नहीं कमाया था। वो है छत्तीसगढ़, वो है मध्य प्रदेश और वो है गुजरात। जहां कृषि उत्पादन की संभावनाएं बहुत कम थी, जो छत्तीसगढ़ वहां से चावल ना आए तो भूखा रहता था, वो छत्तीसगढ़ आज हिंदुस्तान के 4 राज्यों को चावल खिला रहा है। गेहूं के भंडार कभी पंजाब भरता था, आज गेहूं के भंडार मेरा मध्य प्रदेश का किसान भर रहा है। भाइयों बहनों, जो बदलाव आया है और इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश ने देखा है। हमारे देश ने व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा है। हिंदुस्तान के तिरंगे के 3 रंग हैं। जिस तिरंगे के लिए हम गौरव करते हैं, आन बान शान से सर झुकाते हैं, उस तिरंगे के 3 रंग है। एक ग्रीन, दूसरा व्हाइट और तीसरा सैफरन। भाइयों, देश ने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, देश ने व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा, आज घड़ी आई है सैफरन रिवॉल्यूशन। और जब मैं सैफरन रिवॉल्यूशन कहता हूं उसका मतलब है एनर्जी का कलर है सैफरन, एनर्जी का कलर है सैफरन। और इसलिए एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होना ये हमारे देश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारे यहां पूर्वजों ने सूर्य भगवान को एक शक्ति के स्रोत के रूप में माइथोलॉजी में स्वीकार किया है और ये कहा गया है कि सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़ों पर सवार होता है। 7 घोड़ों पर सूर्य भगवान का रथ चलता है। भाइयों बहनों, ये ऊर्जा का स्रोत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की, सूर्य भगवान के रथ की कल्पना की। वो 7 घोड़े कौन से हैं? भाइयों बहनों, ये सूर्य भगवान का रथ, ये ऊर्जा का रथ, इसके जो 7 घोड़े हैं, एक है
कोयले पर आधारित ऊर्जा, दूसरा है गैस पर आधारित ऊर्जा, तीसरा है हाइड्रो पर आधारित ऊर्जा, पानी पर आधारित, चौथा है सूर्य शक्ति के आधार पर ऊर्जा, पांचवा है बायोमास के आधार पर ऊर्जा, छठा है न्यूक्लियर एनर्जी, सातवां है विंड एनर्जी। ये सातों घोड़े सभी राज्यों में, इन सातों घोड़े पर ऊर्जा का रथ सवार होना चाहिए, तब जाकर के भारत को हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भाइयों बहनों, बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कल तक अपने शहर का, गांव का, नगर का कूड़ा कचरा हमें बोझ नजर आता था, गंदगी हमें परेशान करती थी। भाइयों बहनों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि वही हमारी गंदगी, वही हमारा कूड़ा कचरा वो कंचन में परिवर्तित हो सकता है। और इसलिए कूड़ा कचरा भी सोना बन सकता है। बायोमास से ऊर्जा लाखों लोगों को रोजगारी दे सकता है, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान कर सकता है, गांव, नगर, शहर साफ सुथरे रह सकते हैं और कम लागत से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से विंड एनर्जी का महत्व बढ़ा है, जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का महत्व बढ़ा है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में बायोमास आधारित एनर्जी, उस पर भी हमें बल देने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में अच्छा होता भारत सरकार ऊर्जा के सभी क्षेत्रों को लेकर के एक क्यूम्युलेटिव सोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ भारत की वर्तमान जो संसाधन है, उन संसाधनों के आधार पर अगर ऊर्जा का मैप बना देते तो भाइयों बहनों, हमारे अपने संसाधनों के माध्यम से हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये टुकड़ों में सोच रहे, चुनाव तक सीमित सोच रखने वाले लोग देश के लंबे समय के भाग्य की नींव नहीं डाल सकते। उस मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है और उस मूलभूत परिवर्तन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश ने देख लिया है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान विकास ही है। विकास होगा तो नौजवान को रोजगार मिलेगा, विकास होगा तो गांव गली में सुविधाएं बढ़ेगी, विकास होगा तो गरीब के जीवन में परिवर्तन आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें परिवर्तन आएगा। और इसमें हम लोगों का पूरा बल, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों का एक ही मंत्र है, विकास। और उस विकास के मंत्र में शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के लोगों के दिल जीत लिए हैं। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने विकास के मुद्दे पर जन समर्थन दिया और शिवराज जी का ताकत बढ़ा दी, उनका हौसला भी बुलंद कर दिया है और पहले दौड़ते थे उससे भी ज्यादा तेज गति से दौड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं अधिक समय और विषयों पर जाना नहीं चाहता हूं। आपके बीच गुजारने का अवसर मिला, मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूं और ऊर्जा के क्षेत्र में
भारत आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने, उस दिशा में कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े से कदम उठाएं, हम स्थितियों को बदल सकते हैं। मैं शिवराज जी को फिर एक बार, उनकी पूरी टीम को फिर एक बार, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको सुखमय जिंदगी के लिए आज इस धरती पर एक महत्वपूर्ण नींव डाली है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय मेरे साथ वाले भारत माता की, पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय